नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। बहुत साल से ये चर्चा हो रहा है रुचि सोया का। अभी रुचि सोया राइट्स इश्यू है, कुछ ऐसा करने वाली है, दाम ऊपर जाता रहता है। अभी प्रेफरेंशियल इश्यू या राइट्स इश्यू उनकी आनी है। रुचि सोया एक बैंकरप्ट कंपनी थी। एसबीआई ने सस्ती दाम में उसको पतंजलि में बेच दी। उस समय उसको प्रैक्टिकली फ्री मिला था। उसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन करके उन्होंने शेयर को ऊपर किया। उसमें लगता है कि बड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये एक एनालिस्ट ने ट्वीट डाला है और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मेरे अजीज दोस्त अनीश गुप्ता हैं, चार्ट अकाउंटेंट हैं, इन सब के बारे में उनका जानकारी है। तो हम उनसे पता न करेंगे कि रुचि सोया में आखिरी क्या हो रहा है और बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं। नमस्कार अनीश जी। नमस्कार। ये क्या मतलब है, क्या हो रहा है रुचि सोया में? रुचि सोया पहले बैंक्रप्सी में जब चला गया था तो जो पहले शेयर होल्डर थे, जो जिनके पास 100 शेयर थे, उनको सिर्फ एक शेयर दिया गया और 100 शेयर का एक शेयर बन गया और मेजॉरिटी शेयर होल्डर पतंजलि ग्रुप बन गए। पतंजलि ग्रुप ने कैसे इसको अक्वायर किया? पतंजलि ग्रुप जिस जिस कंपनी ने इसको अक्वायर किया, उस कंपनी को एसबीआई ने लोन दिया और उसमें बाबा रामदेव जो योगा सिखाते हैं और उनके भाई ने पर्सनल गारंटी दिया और जो जो स्टॉक उनको इस रेजोल्यूशन प्रोसेस में मिलना था उसको भी प्लेज किया। अभी सेबी के रूल्स के मुताबिक एक प्रमोटर सिर्फ 75% शेयर होल्डिंग रख सकता है और बाकी शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता है। लेकिन ये सब जब रेजोल्यूशन प्रोसेस आया तो सेबी ने कहा ठीक है, हम आपको ये रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन 3 साल में आपको इसको वापस 75% में लेके आना है। तो अभी जब ऐसा हुआ, सप्लाई कम हो गया और डिमांड इतना बढ़ गया तो शेयर के दाम करीबन ₹1 का शेयर 380, 400, 500 तक चला गया और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, अपर सर्किट में है। तो क्या रामदेव साहब उसको शेयर्स को बेचेंगे या फ्रेश शेयर्स लेके उसको 75% करेंगे? तो नए शेयर नहीं आ रहे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने वाला है, जिसमें मतलब जो प्रमोटर ग्रुप है वो अपने शेयर बेचने वाले। जब ये शेयर बेचेंगे, इस शेयर से जो इनको पैसा आएगा, इसे ये अपना जो इन्होंने ऋण लिया था रुचि सोया खरीदने का, वो इसको चुका देंगे और ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और 3 साल में इन्होंने इस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। अब जब इसको बेचा जाएगा तो बाबा रामदेव जो भी इसका पेरेंट कंपनी है, जिस नाम से भी इसको खरीदा गया है, वो अच्छा मुनाफा कमा के इससे निकल सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, एसबीआई ने पहले इसमें कुछ राइट ऑफ तो दिया होगा? सो एसबीआई ने राइट ऑफ दिया। अगर एसबीआई खुद थोड़ा, क्योंकि जब आप रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाते हैं तो एसबीआई ने कैश लिया, ना कि रुचि सोया का स्टॉक। अगर थोड़ा रुचि सोया का स्टॉक और कैश लेते तो एसबीआई को और मुनाफा हो सकता था। ये भी हो सकता था कि जो राइट ऑफ पहले किया हो, इस शेयर के दाम में प्रॉफिट कमा लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बैंकों की क्या मजबूरी है कि उन्होंने, ये पता था कि ये लिस्टेड कंपनी रहने वाली है, इसमें स्टॉक नहीं लिया बल्कि कैश, पूरा कैश लिया। ये तो स्ट्रेंज लग रही है ना। सारे कंपनी में डेट को इक्विटी कन्वर्ट करके हैं। एक ऐसा हो गया कि इसमें एक शेयर भी एसबीआई के पास नहीं है। तो जिस भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, जो भी, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा एक प्रोसेस हुआ जाता है, जो भी बिडिंग प्रोसेस है, और जो भी इसका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पास जो आया, और जो एसबीआई के, क्योंकि ये डिसीजन कोई अफसर नहीं ले सकता है, ये सिर्फ बोर्ड, क्योंकि इतना बड़ा जब लोन राइट ऑफ होता है या इतना बड़ा जब रेजोल्यूशन होता है तो ये बोर्ड लेवल पे ही डिसीजन होता है। अब बोर्ड को लगा होगा कि नहीं, हमें अभी कैश ले लेना चाहिए। और कैश भी कैसे आया? आपने जो भी था कैश इसको खरीदने के लिए, आपने जो पेरेंट कंपनी है जिससे अक्वायर किया गया रुचि सोया, उसको दिया और उसने वापस आपको दे दिया। तो जो डेट था वो रुचि सोया के बुक से जाके जिसने खरीदा उसके पास चला गया और आपने राइट ऑफ भी किया। इसमें नुकसान भी हुआ, आपको तो राइट ऑफ भी किया। मैं थोड़ा कम इंटेलिजेंट हूँ, आप जैसा नहीं हूँ। मैं सरल बात में कहूँगा कि बोलिए ठीक है कि नहीं। मैंने ₹100 का कर्ज लिया। एसबीआई ने उसको ₹50 राइट ऑफ किया। अनीश जी आए और एसबीआई ने बोला ये खरीद लो ये कंपनी। तो एसबीआई ने आपको ₹50 दे दिया, कंपनी को बेच दिया। आपने पर्सनल गारंटी दे दी। तो एसबीआई आपको ₹50 का कर्ज देता है और वो कर्ज वापस देते हैं।
से एसबीआई का 100 रुपया का कर्ज 50 रुपया में हो गया और शेयर का दाम ऊपर बढ़ गया। अब जब शेयर बहुत दाम हो गया, आप जिस 100 शेयर्स हैं आपके पास, वो 25 शेयर्स बेच के 50 रुपया का ऋण खत्म। तो ये मतलब साफ-साफ है कि एसबीआई का 50 रुपया चूना लग गया। हाँ, कमर्शियली वही हुआ है। कमर्शियली यही हुआ है, लेकिन उन्होंने पर्सनल गारंटी दिया, उन्होंने अपना रिस्क भी लगाया। ऐसे हाँ, फिर सिर्फ 2 जने क्यों आए? बहुत सारे लोगों को इसमें आना चाहिए था। हाँ, क्यों सिर्फ अडानी और पतंजलि ने हाँ, इसमें बिडिंग किया? और भी लोगों को मैं बिड करना चाहिए था। तो ऐसा हो क्यों गया। आईटीसी ने बिड नहीं किया इस पे? क्यों आईटीसी बिड कर सकता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर बिड कर सकता था। तो कुछ मैनेजमेंट हुआ है। तो मैं पूछता हूँ, ये जैसे एयर इंडिया टाटा लोग का है, मैं सिर्फ एक आदमी का बताऊंगा नहीं। एयर इंडिया है, सरकार का दोस्त है। तो एयर इंडिया में 70,000 के ऊपर का 75,000 तक का लोन था। तो गवर्नमेंट ने 60,000 लोन गाली कर दी। टाटास ने 15,000 का लोन ले लिया, 2,000 कैश में दे दिया बैंक को और तो एयर इंडिया का ओनर बन गया। वैसे ही ये भी ऐसा ही हो गया कि एसबीआई जो गवर्नमेंट बैंक है, 100 रुपया का ऋण में 50 रुपया में बेच दिया कंपनी को, और जो खरीद रहा था उसको भी लोन उन्होंने दे दिया, और वो 50 रुपया वो शेयर बढ़ा के 3 साल में वो शेयर में 25% बेच के ऋण मुक्त हो गया। वही स्कीम है ना। वही स्कीम है। तो ये अभी ये सरकारी बैंकों का है। नो, अब तो अगर ये क्या पता, अगर ये प्राइवेट बैंक होता तो प्राइवेट बैंक इतने डीप नो वैल्यूएशन नो डिस्काउंट में बेचता? आप बेचते, मैं तो नहीं बेचता। आप बेचते। तो वो आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बेचेंगे? नहीं बेचेंगे? आदित्यपुरी बेचेगा? कामत बेचेगा? नहीं बेचेगा। काम उदय कोटक बेचेगा? कि ये बेच गया क्योंकि ये तो सरकार है और हम सबको पता है कि बाबा रामदेव कौन है। तो अपने दोस्त को फेवर कर रहे हैं, कोई दोस्त को फेवर कर रहा है। नहीं तो एक ऐसा हो गया कि मैं 100 रुपया का लोन लूँगा, तुम मेरा कंपनी लोगे, अपने दोस्त को 50 रुपया में बेचोगे, उसको भी लोन दे सकते थे और उसी लोन को वापस तो प्रमोटर को दे सकते हो ना तुम। तो प्रमोटर को बोल सकते थे मैं 50% में बेचूँगा, आपको लोन दूँगा। ये स्कीम प्रमोटर को भी दे सकते थे ना। तो प्रमोटर फ्रॉड था ना। तो प्रमोटर फ्रॉड था। प्रमोटर ने घपला किया था। तो ये घपला नहीं है। घपला कहाँ से? ये ये तो पॉलिसी टेक्निकली नहीं है, बट घपला है कि घपला किसी को फेवर कर दिया। तो वो तो सरकारों में चलता रहता है। वो और तो कोई सरकार में ऐसे बात ऐसे सरकार में हुआ, लेकिन इस सरकार में भी हो गया। तो वो समझ, हर सरकार में ऐसे ही होता है। हर सरकार के बारे में छोड़ो, इस सरकार में भी हो गया। हर सरकार में होता था, लेकिन इस सरकार में भी हो गया कि दोस्त को एक बड़ा सा पैसा गिफ्ट मिल दिया। वो गिफ्ट चेक कितना होगा भाई साहब? करीबन 10 से 15,000 करोड़ का मुनाफा है। 10,000 करोड़ का मुनाफा, $1.5 बिलियन। हाँ। सो एक बड़ा है और रिटेल शेयर होल्डर को मिला चूना। तो रिटेल शेयर होल्डर को तो जो छोटा है उसको हमेशा चूना ही मिलता है। सुन सर, तो अगर इतना वैल्यूएशन था, 10 रुपया को 1 रुपया नहीं करना चाहिए था ना। 10 रुपया को 10 रुपया लगाते हैं तो इतना प्रॉफिट नहीं होता। अगर 10 रुपया का शेयर 10 रुपया रहता। तो वही तो इंडिया में शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ये ऐसे कुछ नहीं है। अभी जो छोटे शेयर होल्डर थे वही कोई रेजोल्यूशन प्लान लेके आना चाहिए था। तो अभी क्या है? अभी कोई बड़ा बाहर से पी अभी इन्वेस्टर। रिजर्व बैंक इस डील में मैं समझा। मैं ये नहीं क्यों अपने इस महाराज को बेचा, मैं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। वो 10 रुपया का 1 रुपया करना ही फेवर है। हाँ, तो अभी क्या हुआ? जब ये ऐसा राइट ऑफ हुआ, लोन राइट ऑफ हुआ, ये सब आके जाके कंपनी के बुक्स में प्रॉफिट हो गया। हाँ था। तो वो 10 रुपया ही रहना था। तो 10 रुपया को 1 रुपया नीचे करने से ही पैसा मिला। तो ये 10 रुपए 1 रुपए करने से, और जो लोन था वो आपने जो हाँ, सो एसबीआई को लगा चूना, रिटेल इन्वेस्टर को लगा चूना और मुनाफा मिल गया दोस्त को। तो आज रिजर्व बैंक सो रहा था। इसमें रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? लोन राइट ऑफ को वो सुपरवाइज कर सकता था। तो लोन तो टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया ना। नहीं, लोन अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क की तो लोन राइट ऑफ ठीक किया है। इससे भी क्या कर रहा था 100 को 1 करने में? तो ये सेबी ने स्पेशल अप्रूवल क्यों किया? सेबी ने इसमें नहीं, सिर्फ टाटा स्टील ने जब भूषण अक्वायर किया उसमें भी ऐसे ही था। टाटा स्टील भूषण में सभी दोस्तों को मिला। मैं नहीं, ये जो नहीं बता जो आईबीसी में जो दोस्त थे, जो सरकार के दोस्त थे,
इनको स्वीट हार्ट डील्स मिला। जब आप पैसे वाले होते हो तो आप पैसे से पैसे ही बनाते हो ना। जैसे एस्सार स्टील को खरीदने में मित्तल साहब को मिला, उत्तम गालवा में अभी भी डेट है, मित्तल साहब को भी मिला, तो रतन टाटा साहब को भी मिला, बाबा जी को भी मिला। हाँ, तो ओपन मार्केट है, जिसने जिसको लिया। बाहर के पी इन्वेस्टर ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, ये मुझे क्या पता। आधा इन सभी ये क्या होता है कि अगर ये ओपन मार्केट होता तो हिंदुस्तानी ये जो सोया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हिंदुस्तान लीवर इंटरेस्टेड होता, फूड कंपनी है, आईटीसी सबसे बड़ा फूड कंपनी था, वो कैश में सेटल करके ले सकता था। इन सबको किसने ब्लॉक किया? तो ऐसा तो कोई खबर नहीं है कि इन्होंने क्यों नहीं बिड ये किया। खबर तो बाहर नहीं आएगा ना, लेकिन आईटीसी यही धंधा में है, फूड धंधा में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर फूड धंधा में है। सारे इतने सारे पीई फंड्स हैं जो वैल्यूएशन दे रहे हैं, वो तो भी कर सकते थे। क्यों नहीं किया वो तो बकवास। मैनेज फ्लोट है। जैसे एक कंपनी को अभी एक इंटीरियर डेकोरेटर कंपनी ने खरीदी की कोशिश की और फिर कैंसिल हो गया, तो स्पेशल दोस्त के लिए स्पेशल फेवर। लेकिन ये एक दोस्त नहीं है, ऐसे 3-4 दोस्त हैं। बड़े दोस्त 2 हैं, हम 2 हमारे 2 और छोटे दोस्त 3-4 हैं। सो 7-8 लोगों के लिए बहुत सा अच्छा फेवर मिल रहा है। तो आप अभी गवर्नमेंट के साथ रहने का फायदा तो है ही। हाँ, विशाखापट्टनम में एक बड़ा स्टील मिल को 5,000 एकड़ स्टील मिल को किसी को 12,000 करोड़ में मिल गया। सो एकड़ का कितना हुआ उसका दाम? ढाई करोड़। किधर 2.5 करोड़ हुआ? किस सिटी के पास 2.5 करोड़ में 1 एकड़ मिलता है भाई? 5,000 एकड़ कंसोलिडेट करके वन गो विथ अप्रूवल 250 करोड़ में एकड़ मिलता है क्या इंडस्ट्रियल एरिया? लेकिन ये आप बोल नहीं सकते ना कि कैसे पैसा तो हम तो बोल रहे हैं ये कैसा हो गया? तो वो आप किसी ने कुछ तो बोला नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि रिटेलर जागरूक रहें, ऐसे कंपनी में ना इन्वेस्ट करें। वो तो आपको पता है, आप रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा मालिक के भरोसे ही रहना पड़ता है। मालिक फ्रॉड करेगा तो क्या हाँ, करेगा। तो आप लोगों को देख के इसीलिए मैंने बोलता हूँ प्रमोटर इंटेग्रिटी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। अगर आप प्रमोटर को इंटेग्रिटी के बारे में नहीं जानते हो तो ऐसा ही हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं, ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।